हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हंट। मेरा नाम है अनम खान, मैं पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म के अंदर। अगर आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आप न्यू हैं, आप अपनी इस चैप्टर को लेके जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, और हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड नहीं है। हमारा जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को। ये सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन वर्क करती है प्रिवेंट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को। बाकी आपको जैसे कि इसके अंदर नाम गिवन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल और आसियान। आपको ये चार नाम गिवन है। बाकी सारे के सारे यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये ऑड वन आउट है, आप इसको भी पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का वर्क होता है कि आप को प्रिवेंट करेगी और हमारी कंट्री को प्रिवेंट करेगी वॉर के सिचुएशन में। ये जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए हैं वो भी ये देख सकते हैं। सेकेंड, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन का जो जब एस्टैब्लिश हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बूस्ट करने के लिए ट्रेड्स को अमंग नेशन, या फिर वो प्रिवेंट करे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को और फैसिलिटेट करे कॉरपोरेशन मेंबर्स के बीच में, या फिर वो हेल्प करे एट द टाइम ऑफ वॉर? ये फोर्थ फंक्शन ये था कि मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था उसको बनने के पीछे कि वो हेल्प करे मेंबर स्टेट को, ताकि वो फॉर्म कर पाए मिलिट्री अलायंस। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेड को लेके तो नहीं था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रिवेंट करे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, और जो भी उसके सदस्य हैं, जो भी सारे के सारे मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक कॉर्पोरेशन बन के रहे। अब आपको ये तो पता होगा कि इंडिया हमेशा से यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कौन-कौन से बेसिस पे बनना चाहता है वो? जब ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे मोर डिटेल्स में, तब इस पे और ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। क्या उसके पीछे ये रीज़न है कि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अच्छी है, या इंडिया जो है वो लोकेटेड है एशिया के अंदर, या इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, या इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? तो बेसिकली आपको तो इतना आइडिया है कि इंडिया की पॉपुलेशन लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और वो बिग इकोनॉमिक पावर भी है, ठीक है? इकोनॉमिक पावर भी है और उसकी पॉपुलेशन है वो भी लार्जेस्ट है। तो यही रीज़न है इंडिया का परमानेंट मेंबर बनने का सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। सेकुलर कंट्री कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर हमें कोई भी सेकुलर कंट्री और वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनना चाहता है, तो दिस इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। और जैसे कि हमने बोला, एशिया के अंदर लोकेटेड होना या न्यूक्लियर पावर होना, दिस इज ऑल्सो नॉट द क्राइटेरिया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अगर परमानेंट मेंबर बनना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, तो कोई न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाला तो क्राइटेरिया नहीं है। एशिया का मेंबर होना भी कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा। बस सबसे बड़ी हमारी जनसंख्या है और हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी आर्थिक शक्ति वो भी काफी बड़ी है। ये क्राइटेरिया एक चाहिए होता है अगर हम चाहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बने, सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की। तो एक तो आ गया आपके पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूनेस्को, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और थर्ड है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इनके अंदर आप देखोगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना,
वो एक स्पेशलाइज़ एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। जो भी एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि आईएलओ, यूनेस्को और यूनाइसेफ, ये सारी की सारी ना एक स्पेसिफिक प्रोग्राम और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती हैं। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो लीगल डिस्प्यूट्स जो कि स्टेट्स के बीच में होते हैं, वो उनको देखता है और इंटरनेशनल लीगल इश्यूज को भी देखता है। तो बेसिकली ये उसका वर्क होता है। तो एक तरीके से ये ऑड वन आउट है, तो आप इसको कर सकते हैं। सेम ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक तरीके से एजेंसी नहीं है, ये ऑर्गन है। और बाकी सारे जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को, यूनाइसेफ, ये सारे के सारे एजेंसीज हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्रोनोलॉजी के अंदर सारी की सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। तो अगर आपको चीज़ें आएँ और आपको क्रोनोलॉजी के अंदर उसको अरेंज करना पड़े, तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ कब आई थी। तो जो वर्ल्ड बैंक था वो एस्टैब्लिश हुआ था 1994 के अंदर और यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1945 के अंदर और आईएईए 1957 और डब्ल्यूटीओ 1995। तो ये जो थे इन ईयर्स के अंदर एस्टैब्लिश हुए थे। तो आप उसको इसी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन और रीजनिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करेगा अगर वो यूनिपोलर वर्ल्ड में होगा। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि यूएस डोमिनेंस। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? यूनाइटेड नेशन अगर अच्छे से वर्क करेगा कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड में होगा? और इसका जो रीज़न हमें गिवन है कि जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने जॉइन कर लिया था यूनाइटेड नेशन को। तो वैसे कहने के लिए तो ये दोनों की दोनों बातें ठीक है, बट इसका जो रीज़न है वो ये नहीं है। दोनों में मिसमैच है। असर्शन रीज़न के अंदर ना बेसिकली हमें लिंक बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लो यूनाइटेड नेशन है, वो कैसे बेटर तरीके से वर्क करेगा अगर वो यूनिपोलर वर्ल्ड में होगा? जब कोई चीज़ यूनाइटेड नेशन के सारे डिसीजंस यूएस और रशिया के ओपिनियन आप काफ़ी चीज़ों में अलग-अलग चलती है। यूएस की अलग चीज़ों पे आइडियोलॉजी पे ओपिनियन चलती है और रशिया की अलग आइडियोलॉजी पे ओपिनियन चलती है और दोनों के दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इनके बीच में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अगर यूनिपोलर वर्ल्ड होता, तो इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होते क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो कंट्रोल कौन करता? वो यूएस ही कंट्रोल करता और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है उसकी वज़ह से और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी काफ़ी ईज़िली हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या-क्या एडवांटेजेस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, यूनाइटेड नेशन की? तो यूनाइटेड नेशन का जो हमने वर्क डिस्कस किया था कि उसका मेन वर्क होता है कि वो पीस को एस्टैब्लिश करे और वो कोऑपरेट करे। एक तो उसका मेन जो वर्क है वो पीस को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है? पीस को एस्टैब्लिश करना और दूसरा कि बेटर लिविंग कंडीशन करे। आपको क्या लगता है कि बेटर लिविंग कंडीशन कैसे हो सकती है? इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। मैं आपको कुछ हिंट दे सकती हूँ कि बेटर लिविंग कंडीशन को हम कैसे कर सकते हैं। हम बेटर लिविंग कंडीशन अगर हमें करनी है तो हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर आ सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन दे सकते हैं, एडिक्वेट हाउसिंग दे सकते हैं या फिर इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और सोशल इंक्लूजन को एक साथ लेकर आ सकते हैं। हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं और इसको हम गुड गवर्नेंस भी लेकर आ सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर। तो ये मेरा ओपिनियन है कि हम कैसे लिविंग कंडीशन को बेटर बना सकते हैं। तो आपका इनके ऊपर क्या ओपिनियन है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। गाइस, रशिया और यूक्रेन का आपस के अंदर वॉर हो रहा था, ठीक है? जब रशिया और यूक्रेन का आपस के अंदर वॉर हो रहा था, तो क्या आपको लगता है कि वो वॉर को रुकवाने के लिए वॉर जैसे कि हो रहा है और हमारा जो
यूनाइटेड नेशन का काम है, वो पीस और सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करना है, क्या आपको लगता है कि वो उसको करने के लिए इनएफिशिएंट हुई? जैसे कि इज़राइल और पैलेस्तीन के अंदर भी वॉर चल रहा है, उसमें भी उसकी साइड से कोई सॉल्यूशन नहीं आता, जो कि यूनाइटेड नेशन का बेसिक वर्क है कि पीस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना। तो ऐसे चीज़ों के अंदर आपको क्या लगता है कि उसका रिलेवेंस है या नहीं है? गाइस एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें कौन-कौन से क्राइटेरिया हैं जो प्रपोज़ करे गए थे कि अगर परमानेंट मेंबर किसी को बनना है उसके लिए। तो अगर किसी को भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना है, तो उसकी मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए। ठीक है, मिलिट्री पावर कैसे बेटर हो सकती है? उसकी जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ है, वो अच्छी होनी चाहिए। उसको ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वो यूनाइटेड नेशन के बजट के अंदर रेगुलर कंट्रीब्यूटर भी होना चाहिए। तो इंडिया भी देखें तो यूनाइटेड नेशन के बजट के अंदर रेगुलर कंट्रीब्यूटर है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो बिग होनी चाहिए ताकि वो काफी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए, लार्ज सेगमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी को वो रिप्रेजेंट कर पाए और उसके अंदर वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। अगर इंडिया को देखें तो इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और ज्यादातर जितने भी डाइवर्स ग्रुप है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, हमारे अंदर हमारी जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी अच्छी है और वो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे अंदर काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको भी हम अकोमोडेट करते हैं। हम उसको चैलेंज की तरह नहीं लेते, हम उसको अच्छे से लोगों की नीड्स और एस्पिरेशन को डील करते हैं। तो आप जैसे कि क्राइटेरिया देखोगे तो क्या-क्या क्राइटेरिया बेसिकली आते हैं? पहला आता है कि मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, जो इंडिया भी है। यूएन के बजट का कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए और उसको ह्यूमन राइट्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया इंडिया भी फुलफिल करता है और इंडिया भी चाहता है कि वो भी परमानेंट मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन-कौन से क्राइटेरिया हैं और उसके बेसिस पे इंडिया डिमांड करता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इंडिया जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड की, जिसके अंदर 1/5 पॉपुलेशन रहा करती है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया ना बहुत ज़्यादा जो भी यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव्स होते हैं, उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करती है। इंडिया का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे कि कोंगो में, सूडान में, तो इंडिया ने उन कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करी है और जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ थी, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स की नीड थी, इंडिया ने उन कंट्रीज़ के अंदर भी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है। और जो कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है वो 4th नंबर पे आती है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को परमानेंट मेंबर होने पे मीट करते हैं। और दूसरा कि इंडिया जो है रेगुलर कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन के फंड का। आज तक यूनाइटेड नेशन का फंड हमने कभी भी मिस नहीं किया है। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये कि आपका ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर हो जाएगा। ये इस चैप्टर का निचोड़ है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड के अंदर आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। हम ये बोर्ड की प्रीवियस ईयर की आंसर की के अकॉर्डिंग की कंटेंट डिजाइन है। एक क्वेश्चन आता है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, उसमें 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स उसमें लिखे हुए थे, वैसे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप
काउंसिल। तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी वो सस्पेंड हो गई थी 1994 में। तो कई बार एमसीक्यू के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड हो गई थी, तो आप उसके अंदर बोल सकते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल थी वो सस्पेंड हो गई। तो आपको, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये वाली 6 ऑर्गन्स आपको रिमेम्बर करने ही करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर का क्वेश्चन है, ये एक तरीके से पूरा निचोड़ है और चैप्टर की समरी टाइप है। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर का कर लेना। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स: जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये आप याद रखना। तो जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली को बस ऐसे याद रखो कि जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी की सारी कंट्रीज मेंबर हैं जनरल असेंबली। तो 193 कंट्रीज हैं जो कि जनरल असेंबली की मेंबर हैं, और सबके पास एक वोटिंग राइट होता है। कई बार क्या होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए डेलीगेट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक कंट्री, मैक्सिमम 5 डेलीगेट्स उसको, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल असेंबली के अंदर बेसिकली 1 वोट होता है, हर कंट्री के पास 1 वोट होता है। उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता और उसकी पावर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। अगर कोई कंट्री कितनी भी बड़ी है तो भी उसके पास 1 वोट होगा, अगर वो कंट्री छोटी है तब भी उसके पास 1 वोट ही होगा। और इसके अंदर जो ज्यादातर डिस्कशंस होते हैं ना, वो पीस से रिलेटेड होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड होते हैं। ये वंस अ ईयर आपस में मीट करती है, या कई बार इमरजेंसी सेशंस के अंदर भी ये मीट कर लेती है अगर इसकी नीड हो तो। इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, वो किसी के ऊपर भी बाइंडेड नहीं होते। सेकंड आता है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट का आप एक चीज ये याद रख सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है यूनाइटेड नेशन की। इसके अंदर जो सबसे बड़ा हेड होता है ना, वो सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटेरिएट जो होता है वो कैरी आउट करता है डे टू डे वर्क, और इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस को, और वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट को। जैसे कि यूनाइटेड नेशन की जो भी बॉडीज होती हैं, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन से इश्यूज में सपोर्ट प्रोवाइड करता है? जैसे कि पीस मेकिंग में, ह्यूमन राइट्स इश्यूज में, और डेवलपमेंट के अंदर। एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, दे हैव अ वीटो पावर। वीटो पावर मींस दे कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर। अगर कोई भी नेगेटिव वोट करना हो तो वो कर सकते हैं। तो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस। इनके पास, जैसे मैंने आपको बताया, वीटो पावर होती है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं हर 2 साल के बाद चेंज होता है। तो अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो है अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है एट प्रेजेंट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सोमालिया। तो ये सारे नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया जो था इसका मेंबर था, वो 2021 2024 इसका नॉन परमानेंट मेंबर था। बट अब एट प्रेजेंट पाकिस्तान इसका नॉन परमानेंट मेंबर। तो एक क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट के पास क्या पावर होती है जो जनरल असेंबली के मेंबर्स के पास नहीं होती। तो इनके पास जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास एक पावर होती है, वोटिंग पावर होती है। वो पीस से रिलेटेड, सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड वो वोट कर सकते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं, वो सारे के सारे बाइंड करते हैं बाकी की सारी कंट्रीज पे। किस कंट्रीज को कितना अमाउंट सैंक्शन करना है, ये इस चीज से रिलेटेड भी बात करते हैं। ये मिलिट्री एक्शन से रिलेटेड भी बात करते हैं। और लेकिन जो जनरल असेंबली के डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडेड नहीं होते, लेकिन उसके जो डिसीजंस होते हैं ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। दूसरा, इसके पास जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक्सेस होता है कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस का। जैसे कि कोई भी सेंसिटिव मैटर्स, तो उनको भी पता चल जाता है कि क्या क्या सेंसिटिव मैटर्स आपस में चल रहे हैं। और ये किसके बारे में बात करते हैं? ये पीस कीपिंग मिशंस के बारे में भी बात करते हैं, क्राइसिस के बारे में भी बात करते हैं। और इनकी, जब ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, पावर के अंदर होते हैं, तो इनके जो ये एक तरीके से ग्लोबली डिसीजंस ले रहे होते हैं। जैसे कि
जैसे परमानेंट मेंबर्स लिया करते हैं। नेक्स्ट, ये इसके ऊपर कई बार अलग से क्वेश्चंस भी आ जाता है, क्या-क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर, और अगर इससे रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन भी आए तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। तो भी आपको, अगर रिफॉर्म्स के बारे में भी आ रहा है ना, तो आपको इंट्रोडक्शन, कौन-कौन से मेंबर्स परमानेंट होते हैं, ये भी लिखना पड़ेगा, प्लस रिफॉर्म्स लिखना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर है, तो हम इसके अंदर न्यू परमानेंट मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 2 फंक्शन बताओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। जो 2 फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लेबरों के बारे में बात करेगी, ठीक है, वर्कर्स के बारे में बात करेगी। तो ये किसके बारे में बात करती है? सेफ्टी के बारे में, पैरिटी के बारे में। पैरिटी मींस इक्वालिटी बिटवीन वर्कर्स, और डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशन। ऐसा ना हो कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो हैजार्डियस है सिटीजन्स के लिए। तो वो इन सारी चीजों के बारे में बात करती है, इश्यूज देखती है, सेफ्टी से रिलेटेड चीजें देखती है। वो क्या देखती है? वो सोशल जस्टिस कैसे आए वर्कर्स के बीच बीच में ग्लोबल लेवल पे। ऐसा नहीं कि एक कंट्री के लेवल पे, वो ग्लोबल लेवल पे ये सारी की सारी चीजें देखती है। इट ऑल्सो प्रमोट इंसेंटिव फॉर द वुमेन एंड मेल वर्कर्स टू एंगेज इन द प्रोडक्टिव वर्क। तो इंसेंटिव वुमेन के लिए कैसे हो सकता है? कई बार क्या होता है कि वुमेन को हम सेफ्टी दे सकते हैं, अच्छी बेटर वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आजकल पीरियड लीव की भी बात चल रही है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें कवर होती है कि वुमेन भी वर्कफोर्स में कैसे पार्टिसिपेट कर पाए ज्यादा से ज्यादा। वुमेन का जैसे जहाँ जहाँ पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, वैसे हमारी इकोनॉमी प्लस होती है, इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है। जिस जिस कंट्री में वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है वो। एक आता है क्वेश्चन यूनाइसेफ के बारे में। यूनाइसेफ की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो यूनाइसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब जैसे कि आप देख लो, ये किस चीज का फंड है? ये चिल्ड्रंस का फंड है। कौन सा फंड है? इमरजेंसी फंड। ये क्या है? इमरजेंसी फंड है किसका? चिल्ड्रंस का। ये किस चीज के लिए यूज होता है? बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए यूज होता है पूरे वर्ल्ड। चाइल्ड का हम कैसे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एजुकेशन के थ्रू हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको फूड, शेल्टर, ये सारी की सारी चीजें बच्चों को मिले। तो यूनाइसेफ इसके लिए काम करता है। बेसिकली ये चिल्ड्रन के लिए काम करता है। कितनी बार क्या होता है, आपको किसी चीज का मेन एजेंडा किस चीज के लिए वर्क नहीं करता है वो नहीं पता, आपको उसका फुल फॉर्म भी अगर पता है ना, तो आप उससे ही आइडिया लगा सकते हो कि ये कैसे हो। किसी भी चीज की फुल फॉर्म पता होना भी हमें जरूरी है। अगर हमें फुल फॉर्म पता है तो हम उसको अपने पास से बना के भी लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पता रखो किस बारे में वो बात कर रहा है, तो आपको आइडिया उससे थोड़ा लग जाता है हमसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन भी आप मान लीजिए कि डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। या तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया वो मिलेगा, या फिर रेलिवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इसके बारे में मिलेगा। पहला तो यूनाइटेड नेशन का जो वर्क है वो ये है कि वो प्रिवेंट करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, और फैसिलिटेट करता है कॉपरेशन अमंग नेशन। अगर आपको उसके वर्क के बारे में कुछ नहीं भी पता है कि क्या करता है कैसे नहीं करता, बस ये बेसिक चीज तो यूनाइटेड नेशन के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने डिसाइड किया था कि ये चीज आती ही आती है। तो बेसिक उसका वर्क इतना तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम उसका रेलिवेंस लिख रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये लाइन तब भी लिख दो। वो किस लिए स्टैब्लिश हुआ था? वो स्टैब्लिश हुआ था स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वॉर्स को। जैसे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बेटर काम करता है यूनिपोलर वर्ल्ड में, जहाँ पे यूएस डोमिनेंट के अंदर होता। क्योंकि यूनाइटेड नेशन कौन कौन सी चीजों पे वर्क करता है? वो वर्क करता है बेसिक राइट्स पे, फ्रीडम पे ग्लोबली, और प्रोवाइड करता है एजुकेशन को, एजुकेशन, हेल्थ,
और वो रिड्यूस करता है पॉवर्टी और वो टैकल करता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक सिचुएशन में, टेररिज्म में, रेफ्यूजी क्राइसिस में, इन सब के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसको हमने जो एस्टैब्लिश किया था वो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए करा था, लेकिन तब भी रशिया यूक्रेन का वॉर क्यों चल रहा है? ठीक है, तो इस टाइप के भी कई बार आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रशिया यूक्रेन इनका वॉर चल रहा है तो यूनाइटेड नेशन उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। जो यूनाइटेड नेशन हर वॉर वॉर के अंदर रोल प्ले करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई यूक्रेन के फेवर में भी डिसीजंस लेना चाहता है तो रशिया उसमें विटो पावर का यूज कर देती है, तो वहां पे भी चीजें अलग हो जाती हैं। और यूनाइटेड नेशन ने इसराइल इसराइल और पैलेस्टीन के इशू में भी कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन नहीं निकला। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड के अंदर लड़ाई चल रही है और यूनाइटेड नेशन अपना वर्क नहीं कर रहा। वो अपना पूरी तरीके से वर्क वर्क करता ही है पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर आपने पहले वाला आंसर किया होगा तो आप ये आराम से कर सकते हो कि दो एग्जांपल बताओ कि यूनाइटेड नेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है? कॉर्पोरेट करता है और हमें बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा कि जैसे कि इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एपिडेमिक, यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन इसके लिए भी हेल्प करता है। और इसके अंदर ना वो यूनाइटेड नेशन ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो एक तरीके से जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उसमें एक पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की भी बात करता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने रशिया यूक्रेन में भी हेल्प करने की कोशिश करी थी, इंटरवीन करने की भी कोशिश करी थी। लेबनान और इसराइल के मैटर पे भी इंटरवीन करने की कोशिश करी थी। तो लेबनान और इसराइल का मैटर अगर वैसे 2 मार्क्स का आएगा तो आप इतना ही एक्सप्लेन करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वरना नॉर्मल भी आप लिख सकते हो। लेबनान और इसराइल के मैटर में ना जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बेसिकली ये था। ये इजराइल जब क्रिएट हुआ था वो 1948 के अंदर क्रिएट हुआ था। और जो भी अरब्स कंट्री थी वो रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, तो उसके बीच में जो इश्यूज था वो इश्यूज किसको लेके हुआ करता था? वो इश्यूज हुआ करता था बाउंड्रीज को लेके, रेफ्यूजीज को लेके और पॉलिटिकल टेंशंस को लेके। जो आर्म ग्रुप्स थी, जैसे कि आर्म ग्रुप्स लेबनान की, उसने इसराइल के अगेंस्ट भी काफी लड़ाई लड़ाई करी थी। और ज्यादातर दोनों कंट्रीज के में वॉर हो रही थी, वायलेंस हो रही थी और सारे के सारे सिविलियंस अफेक्ट कर रहे थे। उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजा ताकि पीस को मेंटेन कर पाए। और परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका नहीं मिला, लेकिन एफर्ट्स तब भी लगाए गए, जैसे कि डिप्लोमेसी के थ्रू और इंटरनेशनल सपोर्ट के थ्रू एफर्ट्स तब भी लगाए गए। यूनाइटेड नेशन का ऐसा वर्क होता है, कितनी बार हमें दिखता भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का क्या वर्क है। ठीक है, सामने सामने नहीं दिखता, लेकिन पीठ पीछे वो काम चल रहा होता है। मीडिया के अंदर भी उतना कितनी बार हाईलाइट्स नहीं होता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो हेल्थ एजेंसीज हैं वो भी लाइक दे ऑल्सो वर्क टू हेल्प द नेशन टू डील विद द पैंडमिक इशू। पैंडमिक में भी बहुत ज्यादा हेल्थ वाली जो उसकी एजेंसीज थी उन्होंने वर्क किया था, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी काफी ज्यादा योगदान था। आपको क्या लगता है, क्या ये जस्टिफाई है कि वीटो पावर हम सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर को देते हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को? ठीक है, ये एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक है नेचर में कि हम ज्यादातर विटो पावर परमानेंट मेंबर को दे दें, क्योंकि ये अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी के अगेंस्ट है। और ये अनफेयर है, अनफेयर उनके लिए जो कि डेवलपिंग नेशन है उनके लिए अनफेयर है। अब कितनी कितने नेशंस हो गए, जैसे कि ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनकी जो इकोनॉमी है ना वो काफी ज्यादा इकोनॉमी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ही काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। बट इनके पास क्या नहीं है? इनके पास वीटो पावर नहीं है, और इनकी वजह से ये अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं और ये काफी ज्यादा अनजस्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट भी है एक तरीके से डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी के लिए, कि हम किसी एक नेशन को ज्यादा पावर दे दें और दूसरे नेशन को हम कम पावर दे दें। और ये अभी की जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है ना, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इररेलीवेंट है। यूनाइटेड नेशंस जब बना था 1945 में बना था,
ठीक है, तो परमानेंट मेंबर भी उसी टाइम के अकॉर्डिंगली डिसाइड। अब इतना ज्यादा टाइम हो चुका है यूनाइटेड नेशन को बने हुए, और वर्ल्ड जो है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड चेंज हो चुका है, और इसके अंदर ना कोई भी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कंट्री के, अगर आप देखेंगे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और ये अब अभी के हिसाब से पॉलिटिकल रियलिटीज को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, और वो प्रिवेंट करता है कि मतलब एक तरीके से फेयर डिसीजंस मेकिंग नहीं हो पाती है अभी भी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो फेयर हो, ठीक है, तो हमें विटो पावर एक तरीके से परमानेंट मेंबर से हटा देनी चाहिए, या फिर हमें उसके अंदर न्यू मेंबर्स को ऐड कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल वो लैक ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, तो इट्स ट्रू दैट सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, वेस्टर्न वैल्यूज को ही और उसके इंटरेस्ट को ही काफी ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज है और अफ्रीकन कंट्रीज है उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है, बट नॉन परमानेंट मेंबर के पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है। आई होप जितनी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं वो आपको समझ आई होंगी। मैंने आपको इस शॉर्ट के अंदर सारा का सारा कंटेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जो भी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने अभी तक डिस्कस किए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।